एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है वो 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 19 का सेकंड पार्ट है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आई बटन को क्लिक करने से मिल जाएगी, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द किडनी एंड होल स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन को डिस्कस किया था। आज का जो ये सेकंड पार्ट है इसमें हम जो है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन को देखेंगे और यूरिन फॉर्मेशन का जो बेसिक डिस्कशन है उसको हम देखेंगे, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था वीडियो का, उसके आगे हम इस चीज़ को कैरी ऑन लिख कर रहे हैं कि the Malpighian corpuscle PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखनी है कि एक वर्ड तो आया है यहाँ पर मेडुला और एक वर्ड आया है यहाँ पर जो कि मतलब हम बात कर रहे हैं वो आया है कॉर्टिकल रीजन। तो सबसे पहले हम इन बेसिकली ये जो दो टर्म्स हैं इनको देखेंगे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जैसे कि मान लीजिए किडनी है, ये किडनी का पोर्शन है, तो इसमें ये जो आउटर मोस्ट जो डबल सर्कल किया है उसको जैसे मैं डार्क करते जा रही हूँ जिस पोर्शन को, तो ये है आउटर मोस्ट पार्ट और इसके अंदर ये जो है अंदर वाला ये है इसका इनर मोस्ट पार्ट। तो किडनी का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स और ये जो इनर मोस्ट पार्ट है ये कहलाता है मेड्यूला। तो सेम जो एक किडनी है ह्यूमन बीइंग की वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो होती है कॉर्टेक्स और इनर मोस्ट जो मटेरियल होता है वो होता है मेडुला। जो इनर मोस्ट पोर्शन होता है वो मेडुला होता है। यहाँ हम इस डायग्राम को अगर जनरली इस तरीके से ना बनाकर इस पूरे व्हाइट बोर्ड को हम दो सेक्शंस में डिवाइड कर दें और हम कहें कि ये जो हमारा डाउनवर्ड का जो सेक्शन है ये तो है मेडुला और ये जो ऊपर है ये पोर्शन है कॉर्टेक्स। तो अब हम देखेंगे कि नेफ्रॉन के कौन से पोर्शन कॉर्टेक्स में होते हैं और कौन से नेफ्रॉन में। तो हम पूरा मतलब कौन से कॉर्टेक्स में होते हैं और कौन से मेडुला में। तो हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं नेफ्रॉन का, तो ये देखिए इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो आपने क्या देखा कि मेल्पिजियन कॉर्पस्कल, मेल्पिजियन बॉडी, इट मीन यहाँ पर ये बोमन कैप्सूल आपको दिखाई दे रहा है और बोमन कैप्सूल में जो होता है ग्लोमेरुलस का एक बंच पाया जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा हुआ बोमन कैप्सूल और बोमन कैप्सूल में ये हो ग्लोमेरुलस और ये पीसीटी और यहाँ देखा तो ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। ये जो पोर्शंस हैं ये पोर्शंस अवेलेबल होते हैं कॉर्टेक्स में और एक जो हेनले लूप है ये हेनले लूप प्रेजेंट होता है मेडुला में। ये जनरल सा स्ट्रक्चर है। अब इसी बेस पे, इसी लोकेशन के बेस पे जो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। हम उनको देखेंगे कि वो टू टाइप के कैसे होते हैं, क्या स्ट्रक्चर उनमें होता है। तो मान लीजिए हमने इस व्हाइट बोर्ड के फिर से दो सेक्शन किए, ये एक सेक्शन यहाँ पर किया और एक सेक्शन यहाँ पर किया। सेम ये नीचे वाला पोर्शन है मेडुला और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है कॉर्टेक्स। और फिर हम यहाँ पर दो टाइप के जो बात कर रहे हैं नेफ्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो वो नेफ्रॉन्स के दो प्रकार किस तरीके से बनेंगे। हम यहाँ पर वही बोमन कैप्सूल बना रहे हैं। तो कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो उनका मेल्पिजियन कार्पस्कल और जो पीसीटी की बात हम करते हैं वो तो ऊपर होती ही है, लेकिन साथ ही साथ इनमें हेनले लूप बहुत छोटा होता है और हेनले लूप जो है वो पूरी तरीके से मेडुला में एंटर नहीं कर पाता। और जो इनका मेडुला है वो बहुत जो मेडुला में इनका एक तरीके से हम ये कह रहे हैं कि हेनले लूप जो है वो मेडुला में एंटर नहीं कर पाता, बहुत छोटा होता है। तो साथ साथ ये इसकी डीसीटी कॉर्टेक्स में जाती है, कॉर्टेक्स पोर्शन में जाती है, ये इसकी कलेक्टिंग डक्ट हो जाती है और यहाँ पर ये देखें तो ये भी कलेक्टिंग डक्ट ही है। अब देखिए कि यहाँ पर ये जो मेल्पिजियन कार्पस्कल है और मेल्पिजियन कार्पस्कल में एक तो है बोमन कैप्सूल और एक है ये हेनले का लूप। तो यहाँ हम देखते हैं तो ये देखिए ये जरा
मतलब एक जो मेडुला रीजन है, मेडुला रीजन में यहाँ पर लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट है, और शॉर्ट होने के साथ साथ में जो वासा रेक्टा की हमने बात की थी कि जो इफरेंट आर्टेरियोल होता है, वो इफरेंट आर्टेरियोल जो है इसके चारों तरफ कॉइल करता है एज अ वासा रेक्टा। तो बिकॉज हेनले लूप भी बहुत छोटा है तो वासा रेक्टा या तो ऐसे नेफ्रॉन्स में होती ही नहीं है, और होती है तो वो कैसी होती है, रिड्यूस्ड होती है, बहुत कम अमाउंट में दिखाई देती है। तो ऐसे जो नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन कहलाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो फर्स्ट जो कैटेगरी हो गई अपनी नेफ्रॉन की वो हो गई कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब हम नेक्स्ट फिर देखते हैं कि और किस टाइप के नेफ्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ फिर हम एक बोमन्स कैप्सूल की बात करते हैं। बोमन्स कैप्सूल में ये जो है पीसीटी है, और पीसीटी के बाद में ये पीसीटी जो है वो जब नीचे आ रही है तो ये पूरा का पूरा इसमें हेनले लूप बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, और हेनले लूप के बाद में ये फिर हो गई डीसीटी, और डीसीटी से फिर ये कलेक्टिंग ट्यूब हो गई जो हमारे नेफ्रॉन है उसकी। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो बेसिकली वो क्या डिफरेंस है, ये इसका ग्लोमेरुलस और ये इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल के बाद में हम इसको यहाँ पे लाकर ये वासा रेक्टा बना देंगे। तो देखिए जैसा कि आपको डायग्राम बता रहा है कि ये डायग्राम के अंदर यहाँ पर जो है मेल्पिजियन कार्पस्कल है जिसमें कि बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और ये इफरेंट आर्टेरियोल जो है वो पीसीटी की तरफ और हेनले लूप के चारों तरफ एज अ वासा रेक्टा के फॉर्म में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ये जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला के अंदर तक एम्बेडेड रहता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ की जो वासा रेक्टा है वो भी बहुत एडवांस्ड है। तो इस तरीके के जो नेफ्रॉन कहलाते हैं वो कहलाते हैं जकस्टा, जकस्टा JUXTA जकस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जकस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो इस बेसिस पे हमारे पास में टू टाइप के नेफ्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, फर्स्ट जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और सेकंड है जकस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट देखिए कि इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली लिटिल इनटू द मेडुला। मेजॉरिटी का मतलब 90% तक, 90% केसेस में ऐसा होता है कि हेनले लूप जो है वो बहुत छोटा होता है और मेडुला के अंदर बहुत कम एंटर करता है। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और ऐसे नेफ्रॉन्स को जो है हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के नाम से जानते हैं। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग and run deep into the medulla. These nephrons are called juxta medullary nephron. ये अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि कुछ जो 10% के अमाउंट में नेफ्रॉन रह गए वहाँ पे जो है लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, मेडुला पोर्शन में बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करता है, और ऐसे टाइप के जो नेफ्रॉन्स हैं उनको कहा जाता है जकस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि आर्टेरियोल्स जो थी, अभी मैंने बताया भी था आपको कि आर्टेरियल टू टाइप के होते हैं, एफरेंट और ईफ्रेंट। तो एफरेंट तो होती हैं जो आ रही हैं बोमन्स कैप्सूल के अंदर, और ईफ्रेंट जो हो रही है वो कि मतलब ब्लड को लेकर जा रही हैं। तो जो ईफ्रेंट आर्टेरियोल है जो कि निकल रही है, इमर्ज हो रही है ग्लोमेरुलस से, वो चारों तरफ एक फाइन कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है। किसके चारों तरफ, रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ। जो रीनल ट्यूब्यूल पीसीटी है, हेनले लूप है, डीसीटी है, इसे रीनल ट्यूब्यूल हम कह रहे हैं। और इनकी ये परपेंडिकुलर पेरिट्यूबुलर फॉर्म में अरेंज हो रही है, इसके चारों तरफ जो है कॉइलिंग कर रही है। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनले लूप, और इसकी जो ये ब्रांच है वो हेनले लूप के पैरेलल चलती रहती है, यू शेप की होती है, और इसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। तो यहाँ पर जो लास्ट किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन है वो ये है कि वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और मैंने ये आपको यहाँ पर क्लियर भी किया है कि जो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उनके अंदर वासा रेक्टा जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड अमाउंट में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन के हम ऊपर आते हैं। तो इसमें देखिए कि यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेसेस। यूरिन फॉर्मेशन के 3 प्रोसेसेस होते हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है सिक्रेशन। तो डायग्राम के बेसिस पे देखें तो डायग्राम्स में आप आ जाइए, इसके ऊपर जो हमने एक नेफ्रॉन बनाया था। फिल्ट्रेशन का मतलब है कि जो ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज का बंच है, यहाँ पर जब ब्लड आएगा तो इसमें से नाइट्रोजन वेस्ट को जो है सेपरेट किया जाएगा। इट मीन यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी, और फिल्ट्रेशन इतना माइन्यूट होता है, इतना मतलब एक अच्छी तरीके से क्वालिटी का होता है कि उसको हम फिल्ट्रेशन की बजाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहना पसंद करेंगे। यानी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है विच इज नोन एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
नेक्स्ट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद में यही नहीं है कि सिर्फ वेस्ट बाहर निकलता है, कुछ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हाईली अमाउंट ऑफ द वाटर रिलीज इन द रीनल ट्यूब्यूल। तो वो रीनल ट्यूब्यूल में जब रिलीज होता है तो उसको बॉडी बाहर की तरफ डिस्चार्ज नहीं करना चाहती, वो बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो बॉडी उसको क्या करती है, यहाँ पर सेलेक्ट कर करके रीअब्सॉर्ब करती है। तो सेकंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज द सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड थर्ड फाइनल स्टेप इज द सिक्रेशन। एक्चुअल में क्या होता है कि जो कलेक्टिंग ट्यूब है इनके अंदर पोटेशियम, सोडियम, इनको आयंस को डिस्चार्ज किया जाता है ताकि एसिड बेस बैलेंस बना रहे, बफर जो एक्टिविटी है वो बनी रहे, और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है वो बना रहे। तो इसीलिए जो ये प्रोसेस होती है जिसमें कि पोटेशियम और सोडियम जैसे आयंस को सिक्रेट किया जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाती है सिक्रेशन। और सिक्रेशन के होने के जस्ट बाद हमारा जो यूरिन है वो बन चुका होता है, और लगभग फिल्ट्रेशन, यहाँ जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो पर डे 180 लीटर के लगभग हो रहा है, 180 लीटर। लेकिन जब कलेक्टिंग ट्यूब में वो मतलब जो फिल्ट्रेट है वो पहुंचता है तो उसका अमाउंट ओनली 1.5 लीटर रह जाता है, यानी रिमेनिंग पोर्शंस को क्या कर लिया जाता है, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और इसीलिए जो ह्यूमंस के अंदर यूरिन फॉर्म होता है वो हाईली कंसंट्रेटेड अमाउंट में होता है। Next, the first step in urine formation is the filtration of blood, which is carried out by the glomerulus and it's called glomerular filtration. Because ये जो प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है किसके द्वारा की जाती है, ग्लोमेरुलस के थ्रू की जाती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। On an average 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute। ये रेंज आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना है इस रेंज को, कि लगभग 1 मिनट के अंदर जो हमारी किडनी है वो कितना फंक्शन कर लेती है, तो वो 11 से लेके 1200 ml जो ब्लड है उसको फिल्टर कर लेती है, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। और ये उतना ही होता है जितना कि हमारा जो हार्ट का वेंट्रिकल है वो हर मिनट में पंप करता है, तो उसका 1/5 पोर्शन हम इसको मान सकते हैं। The glomerular capillary blood pressure causes filtration of the blood through 3 layers। अब बात ये आती है कि ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से ब्लड को फिल्टर किया जाता है। तो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर बन जाता है, ब्लड का जो बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उस प्रेशर के कारण जो है ब्लड यहाँ पर फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के लिए वहाँ पर 3 लेयर्स अवेलेबल हैं जिनमें से होकर ये ब्लड फिल्टर होगा। तो पहला जो है वो तो है कि पहली जो लेयर है उसका नाम हो जाएगा एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, द एपिथीलियम ऑफ बोमन कैप्सूल एंड अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दैम। तो अब हम इन तीनों का अगर डायग्राम बनाकर देखने की कोशिश करें तो मान लीजिए मैंने आउटर मोस्ट लेयर तो बना दी, ये तो आपकी बोमन कैप्सूल्स की एपिथीलियम बना दी। नेक्स्ट बोमन कैप्सूल में मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, कैपिलरीज का बंच होता है, तो कैपिलरीज का ये बंच जो है ये क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस कहलाता है। तो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर है उसकी क्या है, एंडोथीलियम है, बाहर तो एपिथीलियम है और अंदर की तरफ क्या है, एंडोथीलियम है। और अगर मैं इसके अंदर जो है येलो कलर का एक सब्सटेंस पुट कर दूं तो ये सब्सटेंस जो है ये एक्ट करता है एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो इसको हम कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो इन तीनों लेयर्स में से होगी। एपिथीलियम जो है वो है बोमन्स कैप्सूल की, एंडोथीलियम जो है वो ग्लोमेरुलस की, और इन दोनों के बीच में जो सीमेंटिक मटेरियल है बोमन बेसमेंट मेम्ब्रेन, उनकी वजह से ये जो ब्लड है वो हाईली ब्लड प्रेशर के कारण फिल्टर हो जाता है। और यहाँ पर हम देखें कि द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट, ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बोमन्स कैप्सूल है उसकी एपिथेलियल सेल्स क्या कहलाती हैं, तो दीज आर कॉल्ड द पोडोसाइट्स। जैसे लीवर की सेल्स हेपेटोसाइट्स कहलाती हैं, और बाकी की सेल्स और किसी किसी नाम से जानी जाती है, वैसे ही जैसे कि एडिपोज टिश्यू की एडिपोसाइट्स कहलाती हैं। तो किडनी की जो है बोमन्स कैप्सूल की जो एपिथेलियल सेल्स है उसको हम कहेंगे पोडोसाइट्स। These are the arranged in a intricate manner so as to leave some minute spaces called the filtration slits or slit pores। अब हम बात करें कि जो पोडोसाइट्स हैं, ये पोडोसाइट्स कुछ इस तरीके से अरेंज होती हैं। मान लीजिए ये पोडोसाइट्स हैं और ये पोडोसाइट्स कुछ इस तरीके से अरेंज होंगी कि इनके अरेंज होने के कारण बीच बीच में बहुत माइन्यूट पोर्स, ये माइन्यूट पोर्स अवेलेबल रह जाएंगे। इनको हम स्लिट पोर्स भी कहते हैं, स्लिट पोर्स। और इन्हीं पोर्स के माध्यम से जो है, जो यूरिन है वो फिल्टर आउट होता है। तो यहाँ से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट
होती है। ये कौन सी सेल्स हैं? दीज आर द पोडोसाइट्स, ये पोडोसाइट्स है। उसके बाद हम पोडोसाइट्स के देखें तो उसमें क्या लिखा गया है कि the epithelial cells of Bowman capsule called podocytes are arranged in intricate manner so as to leave some minute spaces called the filtration slits or slit pores। तो इनको आप अंडरलाइन करेंगे, filtration slits और slit pores। नेक्स्ट उसके बाद में blood is filtered so finally through these membranes that almost all the constituents of the plasma except the proteins pass on to the lumen of the Bowman capsule। एक्चुअल में क्या है कि ये जो फिल्ट्रेशन है वो इतना फाइन तरीके से होता है, इतने अच्छे तरीके से होता है कि सिर्फ एक प्रोटीन्स को छोड़ दें हम तो बाकी का सारा का पूरा का कंपोजिशन जो ब्लड है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, फिल्टर हो जाता है बोमन कैप्सूल के अंदर। देयरफॉर इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसीलिए इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट। 1 मिनट में कितनी किडनी जो है कितना फिल्टर बनाती है, कितना फिल्ट्रेट कर लेती है, वो अमाउंट कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसकी की शॉर्ट फॉर्म होती है GFR। तो GFR अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड डेफिनेशन ये हो जाएगी कि पर मिनट जो है वो किडनी कितना फिल्टर करती है, वो GFR होती है। GFR इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट। हेल्दी पर्सन में 125 ml पर मिनट होती है, यानी कि 180 लीटर पर डे होती है। तो इसको आप करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपको याद रखना है कि हर मिनट जो है ह्यूमन की GFR होती है 125 ml पर मिनट, और अगर हम पर डे की बात करें तो होती है 180 लीटर। द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब हमारी जो किडनी है वो उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, उसको इतनी पावर दी गई है कि वो जब चाहे तब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या कर सकती है, कम या ज्यादा कर सकती है। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म कैरिड आउट बाय जकास्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। इस अपैरेटस को आप इंपॉर्टेंट करेंगे। ये जो कंट्रोल और रेगुलेशन का वर्क है ये एक स्पेसिफिक अपैरेटस के थ्रू किया जाता है, जिसको कि हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये होता कहाँ है? ये एक टाइप का स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो कि सेलुलर मॉडिफिकेशंस के थ्रू बनता है। सेल्स में मॉडिफिकेशन आकर इसको बनाया जाता है। और ये होता कहाँ पर है? जहाँ DCT, इट मीन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये DCT और एफरेंट आर्टेरियोल्स जो है मिलती है उनके कांटेक्ट के पोजीशन के ऊपर, ये जो है जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, JG अपैरेटस कह रहे हैं, वो प्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ? कनेक्टिव पोजीशन, कनेक्टिव लिंक बिटवीन द afferent arteriole and distal convoluted tubules. A fall in GFR can activate the JG cells। अगर मान लीजिए कि किसी भी रीजन की वजह से, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर की कमी हो रही है, तो ब्लड प्रेशर की जब कमी हो रही है तो ऑब्वियसली बात सी है कि GFR जो है वो लो होगी, कम होगी। तो ये जो JG सेल्स हैं, जकास्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगी और इनसे एक एंजाइम, एक हार्मोन सीक्रेट होगा जिसको कहते हैं रेनिन, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, और इसी के कारण ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और वापस से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और वापस से GFR को नॉर्मल स्थिति में लाया जाएगा। एक कंपैरिजन द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे 180 लीटर, यानी कि एक दिन में बना तो कितना? 180 लीटर बना, तभी अभी हमने बात की। विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज, लेकिन यूरिन रिलीज कितना हुआ? ओनली 1.5 लीटर। सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब। ये चीज इस बात को बताती है कि लगभग 99% जो फिल्ट्रेट है उसको रीअब्सॉर्ब किया गया है रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू। तो ये जो सेकंड प्रोसेस है इसको कहा जाता है रीअब्सॉर्प्शन। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन अंदर सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि रीअब्सॉर्प्शन जो होता है ट्यूब्यूल्स में वो 2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है, या तो एक्टिव या फिर पैसिव। एक्टिव और पैसिव क्या है? एक्टिव में तो हमें ATP जो है वो खर्च करनी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ATP का। ATP को खर्च करके जब कोई प्रोसेस करवाई जाती है तो वो प्रोसेस और मैकेनिज्म होती है एक्टिव। और विदाउट ATP, जहाँ पर ATP का कोई लॉस नहीं है, कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है ATP का, तो वो जो मैकेनिज्म है वो कहलाते हैं पैसिव। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब एक्टिवली। इंपॉर्टेंट कर लेंगे, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो एक्टिवली एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है और सोडियम है, ये सब एक्टिवली रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं। वेयर इज द नाइट्रोजन वेस्ट, जो नाइट्रोजन वेस्ट है लाइक यूरिया,
यूरिक एसिड और अमोनिया। तो ये तीन जो है, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, तो ये जो तीन है ये नाइट्रोजन वेस्ट है। और नाइट्रोजन वेस्ट जो है आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनको जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू किया जाता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर्स पैसिवली, वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो भी पैसिवली होता है, विदाउट एनर्जी के ही होता है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। ये मैंने आपको बताया था कि जब सिक्रेशन की बारी आती है तो हाइड्रोजन आयन यानी एच आयन और के आयन जो है उनको फिल्ट्रेट में डाला जाता है, अमोनिया फिल्ट्रेट में डाली जाती है। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। तो ये जो सिक्रेशन वाला स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एसिड एंड एसिड बेस बैलेंस। अब मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसी के कारण से हमारी बॉडी में आयंस का बैलेंस और एसिड और बेस का बैलेंस बना हुआ रहता है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स और यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स जो हैं वो समझ में आए होंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जो भी लाइक का बटन है उसको स्मैश कीजिए, उसको क्लिक कीजिए और अपने जो फीडबैक्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन है उसको देखने के लिए चैनल के साथ में जुड़े रहिए। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम आगे की प्रोसेस को इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस होकर रेगुलेशन और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को अंजाम दिया जाता है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।